जांगपिंग क्लास में बैठा अपनी खुद बनाई हुई जेम्स खा रहा था। हर एक जेम खाने पर उसे एक नई स्किल मिलती थी, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स के पास सिर्फ एक ही थी। वो बोर हो रहा था, क्लास में वक्त ज़ाया कर रहा था, जबकि बाहर की दुनिया मॉन्स्टर से भर गई थी जो लोगों को खा जाते और उनका रूप ले लेते। ऐसे क्रीचर्स जो इतनी ज्यादा इल्यूजन कर सकते थे कि सिर्फ हमारा हीरो ही उनका असली चेहरा देख सकता था। कुछ दिन पहले तक सब उसे एक लूजर समझते थे जिसका स्किल बेकार है और जो सिर्फ एक फार्मर बनकर रह जाएगा। असल में जब सबको कॉम्बैट स्किल्स मिले, हमारे हीरो को एक एबिलिटी मिली थी कॉन्ट्रैक्ट जेम्स बनाने की। ऐसी जेम बनाने के लिए फिजिकल और मेंटल एनर्जी दोनों चाहिए होती है, और इसे काम करने के लिए टारगेट को अपनी मर्जी से इसे खाना पड़ता है। जैसे ही वो खा लेता है, उसकी जिंदगी, रूह और इरादा पूरी तरह हमारे हीरो के कंट्रोल में आ जाते हैं। इसके अलावा टारगेट को एक रेयर स्किल और इल्यूजन से इम्यूनिटी भी मिल सकती है। लेकिन दिक्कत ये थी कि कोई भी अपनी मर्जी से पूरा पपेट नहीं बनना चाहता था। उसकी गर्लफ्रेंड सू जिंग याओ ने भी मना कर दिया था। जब वो पूरी तरह उम्मीद छोड़कर फार्मर बनने को तैयार हो गया था, तब उसे एक जबरदस्त ख्याल आया। क्या होगा अगर वो खुद ही क्रिस्टल खा ले और अपना ही पपेट बन जाए? हैरानी की बात यह थी कि ये काम कर गया। अब उसे अपने जिस्म पर पूरा कंट्रोल मिल गया। कुछ लिमिटेशंस के साथ वो कोई सुपरनैचुरल काम नहीं कर सकता था, जैसे कि उड़ना या किसी और क्रीचर में बदलना। लेकिन वो अपने जिस्म को वो सब कुछ करवा सकता था जो एक आदमी कर सकता है, जैसे मार्शल आर्ट्स सीखना। वो अपने जिस्म से तब भी रनिंग और पुशअप्स करवा सकता था जब उसका दिमाग सो रहा होता था। अगले दिन जब वो स्कूल गया तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जब तक स्कूल की टॉप स्टूडेंट उसके पास नहीं आई। जब सब उसके आने पर चीयर कर रहे थे, जैन ने एक खौफनाक आवाज सुनी और उसकी जगह एक डरावना क्रीचर देखा। कोई और रिएक्ट नहीं कर रहा था। जब वो फिगर एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसके करीब आई, उसने कहा कि जांग पेल लग रहा है और पूछा क्या वो ठीक है। वो अपना घबराहट छुपाते हुए बोला कि उसे सिर्फ एक नाइटमेयर आया था और उसकी नींद खराब थी। क्लास का बहाना बनाकर वो तुरंत निकल गया। बाहर जांग के अंदर अजीब एहसास थे। यूं समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो हैलुसिनेट कर रहा है या फिर म्यूटेटेड बीस्ट्स सच में स्कूल में घुस गए हैं। सबसे ज्यादा उसे ये परेशान कर रहा था कि कोई और इन्हें देख नहीं रहा। जब उसने टीचर को बताने का सोचा तो स्टाफ रूम में भी एक क्रीचर था जिसे देखकर वो भाग गया। उसे ये सोचकर हिला दिया कि ये स्कूल शायद अब एक लिविंग हेल बन चुका है। शैन को एहसास हुआ कि उसने ये क्रीचर्स तभी देखने शुरू किए जब उसने कॉन्ट्रैक्ट जेम निगल ली थी। सोच समझकर उसे समझ आया कि अब वो खुद समनर भी है और समन भी। इसलिए कोई भी बाहरी ताकत उसके जिस्म या दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकती। उसने नतीजा निकाला कि कोई इल्यूजन उस पर असर नहीं कर सकता, इसीलिए सिर्फ वो ही म्यूटेटेड बीस्ट्स को देख सकता है। सिस्टम ने उस क्रीचर को सेलेस्टियल फॉक्स के नाम से आइडेंटिफाई किया। लेवल 26 अननोन ग्रोथ के साथ परसेप्शन मैनिपुलेट करने और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के जरिए दूसरों को अंधा बनाने की ताकत रखता है। लेवल 1 पर होने के बावजूद वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने ये भी समझा कि ये फॉक्स खुलेआम किसी को नहीं खा सकता, बल्कि अपने आप को ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की तरह दिखाता है, इसीलिए कोई उसे नोटिस नहीं करता। क्योंकि ये एक माइंड कंट्रोल एबिलिटी थी, सेल्फ समनर ने सोचा कि सू जिंग याओ अपनी साइकिक क्लास मेंटल पावर से मदद कर सकती है। स्कूल के बाद जैंग ने सोचा कि सेलेस्टियल फॉक्सेस सिर्फ कैंपस तक सीमित हैं, लेकिन वो हैरान रह गया जब उसने एक कपल देखा और समझा कि लड़की असल में उनमें से एक है। ये सोचकर उसे ठंड लग गई कि कितने ऐसे लोग हैं जो इंसानों में घुले मिले हैं। सिटी गार्ड हेडक्वार्टर्स पर एक खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट ने उसका स्वागत किया और उसने पूछा कि वो सू जिंग याओस के मिल सकता है जो आज ही इनरिस्ट हुई थी। लेकिन शौक तब लगा जब उसने देखा कि वो रिसेप्शनिस्ट भी एक सेलेस्टियल फॉक्स थी। ये देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि इसका मतलब था कि ये बीस्ट्स अब सिटी गार्ड में भी घुस चुके हैं। ऐसे हाई लेवल अवेकनर्स भी उनकी इल्यूजन नहीं देख सकते। जिंग याओ के आने पर जैन ने कहा कि वो बस देखने आया था कि वो ठीक है या नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा कि वो ठीक है और उसे अपने नए टीममेट से मिलवाना चाहती है। थोड़ा ऑकवर्ड होकर जैन बोला कि ये अच्छा है। जिंग याओ ने कहा कि वो इतनी स्ट्रांग बनना चाहती है कि उन बीस्ट्स को खत्म कर सके जिन लोगों ने उसके पेरेंट्स को मारा। डर के बावजूद जैंग ने उसे सपोर्ट किया।
फिर उसने कहा कि टीम में मेंबर्स कम हैं और पूछा कि क्या वो उसके लिए सिटी गार्ड में रिकमेंडेशन दे। जांग ने मना कर दिया। उसे लगा उसकी पावर बेकार है और फार्मिंग के लिए ही ठीक है। लेकिन वो ये देखकर सुकून महसूस कर रहा था कि जिंग याओ सेफ है, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही वो वहां से गया, उसे शौक लगा कि जिंग याओ और उसके टीममेट्स भी सेलेस्टियल फॉक्सेस ही निकले। बाहर आते हुए जैंग ये समझकर हिल गया कि पर्ल सिटी की सबसे मजबूत फोर्स सिटी गार्ड भी सेलेस्टियल फॉक्सेस के कब्जे में आ चुकी है। उसे समझ नहीं आया कि ऐसी ताकत इतनी आसानी से कैसे गिर गई। जिंग याओ तो आज ही ज्वाइन हुई थी, लेकिन फॉक्सेस ना सिर्फ स्कूल में बल्कि पूरी सिटी में घुस चुकी थी। उनके लिए सब लोग सिर्फ कैटल हैं, उनके ट्विस्टेड खेल के अंदर फंसे हुए हैं। अपनी एनालिसिस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए सेल्फ समनर ने सीखा कि सेलेस्टियल फॉक्सेस लेवल 1 से 9 तक लो, 10 से 19 तक मिड, 20 से 29 तक हाई और 30 से 39 तक एपेक्स होती हैं। उसके आसपास वाली ज्यादातर लेवल 15 से ऊपर थी और एक अननोन पोटेंशियल वाली भी थी। सिटी गार्ड के अंदर हाई लेवल अवेकनर्स भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। जो क्रीचर लू शू को मार चुका था, वो इन सबसे ज्यादा पावरफुल था। उसे एनालाइज करने की कोशिश भी जैंग का लोकेशन एक्सपोज कर देती। वो क्रीचर एक एपेक्स था, लेवल 40 से ऊपर, एक किंग लेवल थ्रेट जो दूसरी फॉक्सेस को उनके रैंक से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना रहा था। ज्यादा म्यूटेटेड बीस्ट्स के मुकाबले में सेलेस्टियल फॉक्सेस बहुत इंटेलिजेंट थे और डिस्गाइज में माहिर, बिल्कुल इंसानों की तरह घुल मिल जाते थे। लेकिन ये सब एक ड्रामा था। उनका असली निशाना ताकतवर और हाई प्रोफाइल लोग होते थे ताकि उनका कंट्रोल हासिल कर सकें, जबकि आम लोगों को बाद के लिए लाइफ स्टॉक बनाकर रखा जाता था। उनका सामना करना मतलब मौत को बुलावा देना था। फिर भी जैंग चुप नहीं रह सकता था और मासूम लोगों को मरते नहीं देख सकता था। काश वो ज्यादा स्ट्रांग होता। एक हफ्ते बाद जैंग सुबह लगभग 4 बजे उठता है, हर दिन पहले से जल्दी, क्योंकि लगातार ट्रेनिंग के बाद उसके जिस्म को अब ज्यादा आराम की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी मेहनत के बावजूद वो अभी तक सिर्फ लेवल 2 तक ही पहुंचा था और नए कुछ जगाने की उम्मीद में जेम्स बनाता रहता था। अक्सर वो कलरलेस निकलती थीं और कोई इफेक्ट नहीं देती थी, लेकिन आज उसने एक पर्पल जेम बनाई। देखने में उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने उसे खा लिया और तुरंत अपने अंदर एक ताकत का जोश महसूस किया। अपना स्टेटस पैनल चेक करते हुए उसने देखा कि उसकी ग्रोथ अब 4 स्टार्स तक बढ़ गई थी। उसके स्टैट्स भी इंक्रीज हुए और एबिलिटीज लेवल 2 तक एडवांस कर गईं। इसके साथ एक नया बोनस इफेक्ट भी एक्टिवेट हुआ, नाइट वॉकर एबिलिटी, जो यूज रात में देखने की ताकत, तेज मूवमेंट, हल्के कदम और शैडोज में गायब हो जाने की पावर देती थी। सेल्फ समनर हैरान और खुश था, समझ गया कि अब वो रात के अंधेरे में आसानी से इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। यूज हर लेवल के साथ नई एबिलिटी अनलॉक करना पसंद था और नाइट वॉकर एक्टिवेट होते ही उसने बिना वक्त जाया किए ट्रेनिंग शुरू कर दी। रनिंग के दौरान उसने महसूस किया कि अब उसकी नज़र दिन के उजाले में भी ज्यादा तेज हो गई है। रोड साइड पर उसकी नज़र एक रिंग पर पड़ी। उसके एनालिसिस से पता चला कि वो एक असैसिनेशन रिंग है, जो पहनने वाले को लोगों के लिए सबकॉन्शियस लेवल पर इनविजिबल बना देती है, लेकिन हाई लेवल अवेकनर्स पर इसका असर नहीं होता। ये देखकर जैंग शॉक में था, लेकिन उसने जल्द ही इम्पोस्टर लू शियू को देखा, जो किसी आदमी के साथ लड़ाई कर रहा था। उसने सोचा कि शायद ये रिंग उसी की है। बिना सोचे जैंग ने मान लिया कि वो आदमी लू को इंसान समझता है और उसका दुश्मन है। जब लड़ाई शुरू हुई तो जैंग को याद आया कि लू एक अनाथ थी, वो किसी से दुश्मनी नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि और भी लोग सीक्रेट में सेलेस्टियल फॉक्सेस से लड़ रहे हैं। तभी वो क्रीचर कुछ महसूस करता है। उसे लगता है कि उसका मिसिंग रिंग किसी ने ले लिया है, लेकिन उसे अभी तक जैंग की मौजूदगी का पता नहीं चलता। उसका ख्याल होता है कि कोई मिड लेवल अवेकनर पास था और वो अपने हाईनेस को रिपोर्ट देने दौड़ पड़ता है। जैंग समझ गया कि ये रिंग बेट थी, लेकिन उसे वापस करने से शक पैदा होता, इसलिए उसने अपने पास रखी। सुबह 5:30 तक, जब आसमान अभी अंधेरा था, जैंग को लग रहा था कि नाइट वॉकर और रिंग के साथ वो अब बिल्कुल अनटचेबल है। उसे अब समझ आया कि ताकत सिर्फ पावर से नहीं बल्कि गियर से भी मिलती है। तभी एक अजीब कदम चलने की आवाज उसका नाम पुकारती है और जिंग याओ की एनर्जी उसे छुपने की वार्निंग देती है।
कुछ देर बाद इम्पोस्टर लू और कुछ और बीस्ट्स उसे मारने के इरादे से उसके कमरे में आ जाते हैं, जहां एक रैट फेस फॉक्स उसे कुचलकर मारने को तैयार होता है। सेल्फ समनर सोया होने का नाटक करता है जब इम्पोस्टर लू उसके चेहरे पर कोई एहसास ढूंढता है जो उसका राज खोल दे। उसे यकीन हो जाता है कि ये बेकार आदमी वो भगौड़ा नहीं है, क्योंकि अगर होता तो अपनी जान बचाने की कोशिश करता। क्लॉज रेडी करके भी उसे रिंग की कोई प्रेजेंस नहीं होती। रैट फेस फॉक्स शक करता है कि कुछ तो गलत है, क्योंकि ये बंदा हर सुबह जॉगिंग करता है पर आज नहीं गया और अपने हाइनेस को उसे मार देने को कहता है। लेकिन इम्पोस्टर लू, जो सेलेस्टियल फॉक्सेस का हाइनेस था, जैंग पिंग को बेकार खाना समझता है और कहता है कि वो खाना जाया नहीं करता। रैट फेस मजबूर होकर उसे छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद जैंग अपनी आंखें खोलता है जब कमरा खाली हो चुका होता है। सांस संभालते हुए उसे महसूस होता है कि वो मौत से बस कुछ इंचेस दूर था। वो रिंग थूक देता है और समझता है कि अपनी मॉर्निंग जॉग भूलना उसके लिए मौत का सबब बन सकता था। खुशकिस्मती से उसने खुद को सोने का हुक्म देकर शक दूर रखा था। उसे यकीन है कि उसने पहले जिंग याओ की आवाज सुनी थी, लेकिन दिल के एक कोने में वो सोचता है कि शायद ये उसका वहम था। अपने जज्बात को साइड रखकर उसने फैसला किया कि अब वो इतना स्ट्रांग बनेगा कि जिंग याओ का बदला ले सके। फिलहाल वो एक आम इंसान का नाटक करता रहा ताकि सेलेस्टियल फॉक्सेस को शक ना हो। इसके बाद दो लड़कियां गॉसिप कर रही थीं कि सिटी गार्ड को अकेडमी के पास एक आदमी का डेड बॉडी मिला है जो आधा कटा हुआ था। पता चला कि वो पर्ल सिटी का टॉप असैसिन ब्लैक डेथ स्टार था, जिसने कभी पुराने सिटी लॉर्ड को जख्मी किया था। ये बात जैंग तक भी पहुंचती है और उसे लगता है कि ये वही आदमी था जो कल रात सफेद कपड़े में था। उन्होंने सुना कि पुराने सिटी लॉर्ड के जख्म कभी पूरे ठीक नहीं हुए और वो जवानी में मार गया। जैंग को समझ आता है कि अगर इम्पोस्टर लू ने इतने डेंजरस असैसिन को इतनी आसानी से मार दिया तो उसकी ताकत उसके सोच से भी ज्यादा खौफनाक है। फिर भी उसे ये समझ नहीं आता कि उन्होंने उस डेड बॉडी को पब्लिक क्यों किया। शायद ये उन लोगों के लिए वार्निंग थी जो सेलेस्टियल फॉक्सेस के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करें। जेम जंकी को यकीन है कि ये सब उनका ध्यान खींच लेगा और उन्हें और ज्यादा होशियार बना देगा। इसलिए उसने फैसला किया कि उसे अपने बचाव के लिए गियर चाहिए। क्लास के बाद उसने ब्लैकस्मिथ शॉप्स देखने का सोचा। मार्केट के रास्ते में उसने एक ब्लैकस्मिथ का एनालिसिस किया और पता चला कि वो भी एक सेलेस्टियल फॉक्स डिस्गाइज में है। उसे समझ आ गया कि अब पूरी सिटी के ब्लैकस्मिथ शॉप्स उनके कंट्रोल में हैं। अपनी एनालिसिस एबिलिटी के 100 सक्सेसफुल यूसेस के बाद वो इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गया था। उसने इम्पोस्टर ब्लैकस्मिथ को लेवल 15 का बीस्ट मार्क किया और उसकी ग्रोथ पोटेंशियल भी देखी। वो म्यूटेटेड बीस्ट जैंग को अपना माल बेचने की कोशिश करता है, लेकिन जैंग इंटरेस्टेड नहीं था और ऐसा शॉप ढूंढता है जो उनके कंट्रोल में ना हो। थोड़ी देर बाद उसने आयरन सोल ब्लैकस्मिथ शॉप देखी, जहां एक टॉप क्वालिटी सॉर्ड चमक रहा था। सेल्स ब्रैट पुराने आदमी की तारीफ कर रहा था, लेकिन कहता था कि वो सबसे कम दाम में बेच रहा है, चाहे उसे नुकसान हो। पुराना आदमी उसके झूठ पर हंसता है और कहता है कि क्या उसकी बेटी खाना खाने का इंतजार कर रही है। ये सुनकर ब्रैट गुस्सा हो जाता है और चीखता है कि क्या ये बूढ़ा बहरा है। तभी जैंग ने वो सॉर्ड उठाकर देखा, जिससे ब्रैट गुस्सा हो गया कि उसने उसका सामान छुआ। एनालिसिस से जैंग को पता चला कि ये एक वन हैंडेड सॉर्ड है जो कॉमन क्वालिटी का है, पहले टूट चुका था और खराब तरह से रिपेयर हुआ है। जैंग ने कैजुअल टोन में बोला कि ये सॉर्ड तो टूट जाएगा, और वही होता है, सॉर्ड टूट जाता है। सेल्स ब्रैट गुस्से में फट पड़ता है और पूछता है कि क्या जैंग जानता भी है कि वो कौन है। ड्रामेटिक अंदाज में अपने कपड़े फाड़ने लगता है और कहता है कि वो मास्टर माँ का सीधा डिसाइपल है जो शिंगी मार्शल आर्ट्स एकेडमी का है और जैंग को तैयार होने को कहता है। जैंग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता और बिना मेहनत के उसे थप्पड़ मार देता है। ब्लॉन्डी उसे अक्यूज करता है कि वो अनफेयर खेल रहा है, लेकिन जैंग के एनालिसिस से पता चलता है कि वो लू बादगू है, एक लो अवेकनर जिसका ग्रोथ पोटेंशियल सिर्फ 1 स्टार है, लेवल 1 पर अटका हुआ और जिसके पास सिर्फ एक एबिलिटी है, अर्थ शैटरिंग। वो एबिलिटी फ्लैशी और पावरफुल थी, लेकिन इतनी ड्रेन करती थी कि उसे शुरू करने के बाद वो रुक नहीं सकता था। क्राई बेबी उसे जाने को कहता है, लेकिन जैंग जंकी का यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं था। ब्लॉन्डी स्नीक अटैक करता है, लेकिन जैंग यूज तुरंत रोक देता है। तभी एक औरत आती है और कहती है कि वो सिर्फ 5 मिनट के लिए गई थी और जगह इतनी एक्टिव हो गई। पूरा बिजनेस मूड में वो जैंग को वार्न करती है कि अगर खुद नहीं निकला तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। ब्लॉन्डी भाग कर जाती है और माफी मांगती है, जबकि जेनांग आराम से दूसरी शॉप्स देखने जाता है।
लेकिन एक औरत उसे रोकती है और कहती है कि उसे उस सेल्फ समनर से बात करनी है। जेनांग को मुश्किल का एहसास होता है, लेकिन लड़की जिद करती है कि वो रुक कर बात करे। वो अपना तारुफ करवाती है कि वो एक बेचारी लड़की है जो अपने अंकल की देखभाल करते हुए जिंदगी गुजार रही है, जो अपनी बेटी के गायब होने के बाद परेशान है। वो सेल्फ समनर को देखती है, उसका जिस्म मजबूत लगता है और उसका बर्ताव भी ठीक। फिर अचानक वो उसे दीवार से चिपका देती है, जिससे वो शर्मा जाता है। बिना हिचकिचाहट के वो खूबसूरत औरत जेनांग को नौकरी पर रख लेती है, ब्लैकस्मिथ के तौर पर काम करने, अपने अंकल लियू टांग की देखभाल करने और शॉप संभालने के लिए, ये यकीन दिलाते हुए कि उसे खाना, रहने की जगह और महीने की तनख्वाह मिलेगी। जब वो उसके सीने के बीच दबा हुआ होता है, जेनांग सोचता है कि अगर वो फोर्जिंग सीख गया तो बाद में गियर पर काफी पैसे बचा लेगा। ऊपर से ये शॉप सेलेस्टियल फॉक्स के नियंत्रण में भी नहीं है। एक स्ट्रॉ हैट पहनकर वो हिम्मत से कहता है कि वो ब्लैकस्मिथ्स का किंग बनेगा। औरत उसे जोर से थप्पड़ मार देती है, कहती है कि वो अच्छा सपोर्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उम्मीद की थी। अभी के लिए वो जेम जंकी बस इतना सोचता है कि वो इस औरत के हाथ से बचकर जिंदा रहे, वरना खून निकल जाएगा। कुछ दिन बाद वंडर वुमन सेल्फ समनर ब्रो को कहती है कि ज्यादा जोर लगाओ। वो सिस्टर चो चियांग से पूछता है क्या ये ठीक है, तो वो कहती है कोई नहीं आएगा। उसके नज़र के नीचे पसीने में भीगता हुआ वो उनके खास नीडिंग फोर्जिंग टेक्निक में ट्रेनिंग करता है, जिसमें वो मटीरियल्स को आटे की तरह मिलाता है। वो वेयरहाउस से मोल्ड लेने जाती है और कहती है कि आग बुझने ना देना। उसके पास वो स्कारलेट सर्पेंट के स्केल और कोट देखता है और सोचता है क्या ये फ्यूल है। जब आग कम होने लगती है तो वो जल्दी से उसे स्टोव में डाल देता है ताकि आग जले रहे। अचानक स्टोव फट जाता है और जेनांग सोचता है अब तो वो गया। कुछ अजीब गर्मी का सर्ज महसूस होता है जब एक स्कल फेस धुएं को सूंघने लगता है। जब वो होश में आता है तो देखता है उसका सीना जल रहा है। एनालिसिस उसे बताता है कि वो लेवल 3 तक पहुंच गया है और अब उसकी ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। उसका लेवल 3 बोनस एक्टिवेट होता है, जो दिखाता है कि नए पावर्स अनलॉक करने से उसकी पोटेंशियल और बढ़ रही है। अब उसका एनालिसिस और एबिलिटीज दोनों लेवल अप हो रहे हैं। अगर वो जागता रहे तो उसकी ग्रोथ अनंत हो सकती है। फिलहाल उसने फायर डिवावर अनलॉक किया है, जिससे वो फ्लेम्स खाकर उन्हें अपने शरीर में फायर एलिमेंटल एनर्जी में बदल सकता है, जिसे वो डिस्चार्ज कर सकता है जब तक वो खत्म ना हो। अब उसकी फायर एलिमेंटल एनर्जी 100 आउट ऑफ 100 है। ये उसे याद दिलाता है कि हर किसी के ग्रोथ की एक सीमा होती है, लेकिन वो सोचता है क्या वो ही इकलौता है जिसे मल्टीपल एबिलिटीज मिल रही हैं। उसे लगता है फायर डिवावर ने आग को अब्सॉर्ब कर लिया। हालांकि उसने लेवल 3 तक पहुंचकर एक लेवल 3 जेम कंज्यूम कर लिया था, फिर भी उसे समझ नहीं आता कि ये असर शाम में ही क्यों हुआ, शायद कुछ खास हालात में। तभी चैंग दौड़ कर आती है और पूछती है ये सब क्या हुआ। करीब आकर वो पूछती है क्या उसने स्कारलेट सर्पेंट स्केल स्टोव में डाला था जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ। वो मानती है कि उसे वॉर्न करना भूल गई थी और जिम्मेदारी अपने सर ले लेती है, लेकिन जेनांग नुकसान के लिए परेशान होता है। चैंग कहती है अगर तुम ठीक हो तो सब ठीक है, लेकिन वो हैरान है कि उसने कैसे उन फ्लेम्स को बुझा दिया जो स्कारलेट सर्पेंट स्केल से निकली थी, जो लगभग इम्पॉसिबल होता है। वो कहता है लंबी कहानी है। चैंग हैरान होती है देखकर कि फ्यूजन इतना अच्छा हुआ, जबकि ऐसे रिजल्ट्स के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। वो कहती है जेनांग बहुत टैलेंटेड है और स्कूल अंधा था जो उसकी परफॉर्मेंस नहीं समझ सका, जबकि उसका काम इतना स्ट्रांग है कि वो 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस के लायक है। जेम जंकी मान जाता है और कहता है लोग हमेशा से सिटी गार्ड और इन्वेस्टिगेशन टीम को उनमें से 2 मानते आए हैं। जब वो तीसरे के बारे में पूछता है तो चैंग कहती है पर्ल सिटी भी उनका हिस्सा है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कम जानकारी है, उसका नाम तक नहीं पता। चैंग उसे याद दिलाती है कि जेनांग पहले इक्विपमेंट लेने गया था और उसे एक डैगर देती है। एनालिसिस से वो पहचानता है कि ये ब्यूटी स्टीयर है, कनर आयन से बनी हुई, बहुत अच्छी क्वालिटी की और इतनी तेज कि म्यूटेटेड बीस्ट्स को मिड रैंक 19 तक काट सके, जिसका दाम लगभग 1 लाख है, जो उसकी 3 साल की सैलरी के बराबर है। ये देखकर जेनांग हैरान रह जाता है कि वो इसे रख भी सकता है, लेकिन चोंग जिद करती है कि ये उसके प्रोग्रेस का इनाम है। वो हैरान होता है कि उस जैसा कोई ऐसी चीज कैसे रख सकता है।
लेकिन चोंग कहती है ये उसकी मेहनत का इनाम है। अब उसे एक मिशन पर जाना है और वो पूछती है क्या उसके लिए स्कूल स्किप करना ठीक है, लेकिन जेनांग कहता है कि उसने पहले ही ग्रेजुएशन प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया था। वंडर वुमन कहती है कि उस बुढ़े अनस्टेबल आदमी का ध्यान रखना और देखो कि वो शॉप दोबारा ना खोल ले। जेनांग सोचता है कि सेलेस्टियल फॉक्सेस ने ब्लैकस्मिथ को इसलिए छोड़ा क्योंकि शॉप बंद थी, लेकिन उसके मचाए हुए हंगामे ने उनका ध्यान खींच लिया होगा। रात होने के कारण वो नाइट वॉकर स्किल यूज करके आसपास के इलाके का जायजा लेने का फैसला करता है। इतने में एक खुशमिजाज लड़की एक टूटी हुई प्लेग्राउंड में झूलती है, लेकिन असल में वो एक लेवल 3 म्यूटेटेड बीस्ट है जो इंसान के रूप में छुपी हुई है। ये जैन का पहला मौका है ऐसे लो लेवल फॉक्स को देखने का जो उसके बराबर है, और अपने बूस्टेड गियर के साथ उसे यकीन है कि वो इसे संभाल लेगा, चाहे सिटी गार्ड तबाह भी हो गया हो। इन्वेस्टिगेशन टीम जो शहर के बाहर है वो तो अभी भी महफूज है, और उसका इरादा है फॉक्स की लाश देकर हायर मैनेजमेंट का ध्यान खींचना। तभी एक ठंडी सी आवाज हवा को चीरकर उसका मजाक उड़ाती है कि वो एक बच्चे पर हमला करने के ख्याल से ही घबरा गया। उस आवाज में कत्ल का इरादा छुपा है। कहती है हरकत मत करना वरना मर जाएगा। वो कहती है अटैक मत करना, और जेनांग को एहसास होता है कि वो औरत उससे काफी ज्यादा ताकतवर है। उसका नाइट वॉकर एबिलिटी और असैसिनेशन रिंग बेकार है क्योंकि वो उसे सीधा देख सकती है। वो कहती है अगर जिंदा रहना है तो ऑर्फनेज ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर मिलना। जब वो भयानक माहौल खत्म होता है तो वो औरत गायब होती है। जेनांग सोचता है कि वो सेलेस्टियल फॉक्सेस के साथ नहीं है, वरना वो जिंदा नहीं होता। जैन इसी ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था। बचपन में वो उस छोटी पार्क में लड़ाई की आधा अधूरी प्रैक्टिस करता था जो सीधा सामने थी। इसीलिए उस जगह का नाम ऑर्फनेज ट्रेनिंग ग्राउंड्स पड़ा, जिसे अब वो सोचता है क्या वो औरत उसका पास्ट या उसके राज जानती है। ये साफ है कि वो उस पर नजर रखे हुए थी, सही वक्त पर आकर उसे पहले रोक लिया, और उसे शक है कि उसने उसे यहां बुलाया किसी खास वजह से। अचानक जंगल से एक म्यूटेटेड बीस्ट बाहर निकलती है। एनालिसिस एक्टिवेट करके जैन पहचानता है कि ये आर्मर्ड वेनम टेल रैट है, एक 2 स्टार लेवल 5 रोडेंट। इसके वेनम सैक से उसके पूंछ के बोन स्पर्स चलते हैं जो जहरीला अटैक करने में सक्षम है। वो बीस्ट उससे 2 लेवल्स ऊपर होता है, इसलिए सेल्फ समनर पहले पीछे हटने का सोचता है, लेकिन तुरंत अपना इरादा बदल देता है। अगर अभी उसे नहीं मारा तो ऑर्फनेज के बच्चे कल खतरे में पड़ सकते हैं। वैसे भी ये सिर्फ एक लो लेवल बीस्ट है, और चैंग के दिए हुए डैगर के साथ उसे पूरा यकीन है कि वो जीत सकता है। अपनी पिछली जिंदगी में जितने भी वेब नॉवेल्स उसने पढ़े, उनमें हीरो हमेशा पावर्स मिलते ही कॉम्बैट एक्सपर्ट बन जाता था, लेकिन उसे पता है कि ये सब बकवास है। वो मानता है कि उसके पास कोई असली बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। फिर भी वो जैंग पिंग के समन्ड बीस्ट को आगे भेजकर कमांड देता है। जब वो खुद रोडेंट पर हमला करता है तो अचानक वो हवा में पलटकर घूमता है और काउंटर करता है। जैंग डैगर से बचाव करता है, लेकिन उसका डिफेंस बहुत बेकार होता है, और उसे जल्दी समझ आ जाता है कि रोडेंट का आर्मर इतना मोटा है कि ब्यूटी स्टीयर उसमें घुस भी नहीं सकती। अब उसे नई चाल चलनी पड़ेगी। लड़ते हुए जैंग को लगता है जैसे वो कोई वीडियो गेम कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा हो, बस फर्क ये है कि इस बार कैरेक्टर खुद वो है। उसे लगता है कि बीस्ट की इकलौती कमजोरी उसकी आंखें हैं, जहां आर्मर नहीं है, लेकिन जब वो खुद को बॉल जैसे घुमाकर बचाव करता है तो उस पर निशाना लगाना और मुश्किल हो जाता है। जेम जंकी फैसला करता है कि उसे बीस्ट की पोस्चर तोड़नी पड़ेगी। वो फायर डिवोरर एक्टिवेट करता है और तुरंत एक आइडिया आता है। अपना पहला कमांड बनाता है, पर्ल फिस्ट रैट बस्टर स्टाइल। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो बोर पर्ल हिस्ट्री लेसन्स कभी काम आएंगे। ये टेक्निक दुश्मन पर जबरदस्त ब्रूट फोर्स से हमला करने पर केंद्रित होती है, छोटे अपोनेंट्स को कुचलने के लिए परफेक्ट। जैसे ही रोडेंट जंप करता है, जैंग एक फेंट चलकर उसे फायर डिवोरर कॉम्बो में बदल देता है। फिर वो अपना नया मूव छोड़कर फ्लेम्स के धड़ाके से बीस्ट को पीछे उड़ा देता है, उसे बेकार बना देता है। वो उसकी कमजोरी पर वार करता है, एक एक्सप्लोजन होता है और बीस्ट खत्म हो जाती है। उसके स्टैट्स तुरंत बढ़ जाते हैं और उसे समझ आता है कि असली लड़ाई से वो ट्रेनिंग से कई गुना तेज लेवल अप करता है। लेकिन कुछ अजीब लगता है, वेनम टेल रैट तो यहां होना ही नहीं चाहिए। शहर की दीवारों के अंदर सिर्फ सेलेस्टियल फॉक्सेस ही मौजूद होने चाहिए। अचानक काली ऊर्जा उसके आसपास इकट्ठी होने लगती है, यू से नीचे खींचती है। जब एक ठंडी आवाज उसे 5 मिनट देती है।
एक बर्फ जैसी ठंडी औरत सामने आती है, उसकी आंखों में देखकर सबूत मांगती है कि वो इंसान है, जिससे जैंग हैरान रह जाता है। जेनांग उलझन में पड़ जाता है जब वो आइस वुमन बार बार उसे प्रूफ मांगती है। उसे समझ आता है कि वो शहर के अंदर म्यूटेटेड बीस्ट्स महसूस कर सकती है, लेकिन उन्हें ठीक ठाक ढूंढ नहीं सकती। इसीलिए वो उससे टेस्ट कर रही है। शायद जब उसने छोटी सेलेस्टियल फॉक्स पर हमला करने की कोशिश की थी, तब से उस पर शक कर बैठी। घबराहट में मुस्कुराते हुए वो पूछता है, क्या वो कम से कम ये बता सकती है कि वो किस बारे में बोल रही है, और सोचता है क्या ये रोडेंट भी उसका टेस्ट था। जब 4 मिनट बचे होते हैं, जैंग 2 मिनट उसका एनालाइज करने में लगा देता है। हर बार फेल। 999 बार फेल होने के बाद उसका स्किल इवॉल्व हो जाता है एडवांस्ड एनालिसिस में, जो अब टारगेट की फैक्शन दिखाता है। अगले अटेम्प्ट में उसे पूरी रीडिंग मिलती है। लीन ऑफ द पर्ज स्क्वाड लेवल 28 एक हाईली अवेकनर जिसे वाटर मैनिपुलेशन का एबिलिटी है। ये उसे पानी की ऊर्जा पीने के जरिए एब्जॉर्ब करने और अपने शरीर के अंदर और आसपास उसे कंट्रोल करने की पावर देती है। उसकी स्टेटस पढ़कर जैंग समझ जाता है कि उसे एनालाइज करना इतना मुश्किल क्यों था, और उसका नाइट वॉकर और असैसिनेशन रिंग उस पर काम क्यों नहीं कर रहे थे। पर्ज स्क्वाड का नाम उसके लिए नया होता है, और वो सोचता है क्या ये तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है सिटी गार्ड और इन्वेस्टिगेशन टीम के अलावा। जब आइस वुमन कहती है कि उसके पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, तो जैंग घबरा जाता है। टाइम गुजारने के लिए वो आराम से पूछता है क्या वो भी ऑर्फनेज से है, क्योंकि उसने पार्क को ट्रेनिंग ग्राउंड्स कहा था। वो अपनी याद दोहराता है, लेकिन उसे कभी लू सुशान नाम याद नहीं आता, तो वो अंदाजा लगाता है शायद उसने अपना नाम बदल लिया हो। घबराहट में वो पूछ बैठता है क्या वो वाकई लू ट्यूरिन है। पहले के दिनों में एक छोटी सफेद बालों वाली लड़की थी जिसका नाम लियो ट्यूरिन था, जो हेवन संडरिंग अर्थ शैटरिंग सीसी इनविंसिबल फिस्ट का गाना गाती थी और जैंग को ध्यान देने को कहती थी। वो याद ताज़ा करते हुए जैंग वही धुन गुनगुनाता है, उसके पहले से तीसरे फॉर्म्स तक के नाम लेता है, जिससे आइस लेडी शर्मा जाती है। वो पूछता है क्या वो सिस्टर सीसी है, लेकिन साशौन उस सवाल से बचती है और दूसरा सवाल करती है। आइस लेडी कहती है कि अकेडमी के रिकॉर्ड के मुताबिक उसका एबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट जेम बेकार माना गया था, क्योंकि उसका एक्टिवेशन रिक्वायरमेंट इम्पॉसिबल थी, और पूछती है कि उसने क्या किया। जेनांग सब बता देता है कि 2 हफ्ते पहले उसने वो जेम निगल लिया था और अपना ही समंड बीस्ट बन गया था। तब से उसे अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है, वो म्यूटेटेड बीस्ट इल्यूजन से महफूज है और किसी भी डिस्गाइज को देख सकता है। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैंग एक खौफनाक सच पता करता है, सेलेस्टियल फॉक्सेस हर जगह छुपे हुए हैं और पूरा एक क्लैन शायद पर्ल सिटी में घुस आया है। उनकी खास एबिलिटी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ये समझाती है कि वो अब तक कैसे सबसे छुपे रहे। ये सुनकर आइस वुमन का चेहरा पहली बार हिल जाता है। जैंग यकीन के साथ उन्हें गिनता है। वॉन्ग शांग ब्रेकफास्ट शॉप का ओनर, ले स्ट्रीट पर जान फर्नीचर स्टोर का मालिक, लॉन्गहू स्ट्रीट के 3 ब्लैकस्मिथ्स और हत्ता के वो छोटी फॉक्स भी जिसे उसने पहले मारने से रोका था। सब लो लेवल सेलेस्टियल फॉक्सेस हैं। जेनांग उसे खुद कंफर्म करने को कहता है। कुछ देर चुप रहने के बाद वो उसे कहता है वहीं रुको जब तक वो जिम्बो से इंफॉर्मेशन वेरीफाई करता है। जिम्बो की टीम दूसरी तरफ कंफर्म करती है कि शहर के अंदर कभी कोई सेलेस्टियल फॉक्स म्यूटेंट बीस्ट रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एबिलिटी पहले भी देखी गई है, जो जांगपिंग के बयान से मिलती है। जिम्बो फौरन 2 शॉपकीपर्स को गिरफ्तार करने के लिए टीम भेजता है, जो थोड़ी देर में वापस आने वाली होती है। अचानक एक धमाका होता है और जिम्बो को खबर मिलती है कि धमाका ब्रेकफास्ट शॉप ओनर की तरफ से हुआ है। वो औरत पूरी तरह से अपने होश खो बैठी है। शहर से निकलते वक्त वो वायलेंटली अटैक करने लगती है। वो पागल सी औरत जिम्बो पर झपट पड़ती है, मगर वो हिलता तक नहीं। एक जबरदस्त मुक्का उसके पेट में पड़ता है, जिससे अंदर से एक डार्क एनर्जी निकलती है और म्यूटेटेड बीस्ट उसके अंदर से सामने आता है। सबूत साफ मिलते ही जिम्बो जैन की मालूमात कंफर्म करता है और तुरंत दूसरी टीम्स को वार्निंग देकर टारगेट को खत्म करने का हुक्म देता है। थोड़ी देर बाद पर्ल अकेडमी में हर हाइनेस लुओ को अजीब सा एहसास होता है। यूतू शहर के बाहर मार दी गई है। उसके तुरंत बाद लाई स्ट्रीट पर एक और प्रेजेंस गायब हो जाती है। दोनों एक ही पल में मारे गए, उनके निशान मिटा दिए गए और उसकी ट्रैकिंग से भी बच गए। नकली लुओ ये सोचकर हैरान रह जाती है कि ये सब किसने किया। अंधेरे कमरे में आइस लेडी जांग को उसकी बंदिशों से आज़ाद करती है। वो पूछता है क्या उसने उसकी बात कंफर्म कर ली, तो वो कहती है हाँ, लेकिन वो पूरी तरह श्योर नहीं है।
उसका ये अचानक सेलेस्टियल फॉक्स इल्यूजन्स देखने का हुनर भी किसी चाल का हिस्सा हो सकता है। सी से जेम जंकी को कहती है कि उसे अब उनकी आंखों और कानों का काम करना होगा, जबकि वो उसे छुपकर देखती रहेगी। अभी के लिए अगर उसे कुछ मिलता है तो रात में उससे राब्ता करे। जांग यकीन नहीं कर पाता कि उसे एक ही वक्त में प्रोटेक्शन और सर्वेलेंस मिल रही है, फिर भी वो मान जाता है अगर इससे सेलेस्टियल फॉक्सेस को खत्म करने में मदद मिलती है। आइस लेडी उसे एक जेड पेंडेंट देती है, कोल्ड जेड, जो उसके वार्म जेड का ट्विन है। अगर वो खतरे में हो और उस पेंडेंट को फ्लेम से घेर ले तो उसका जेड गर्म हो जाएगा और वो फौरन उसकी मदद को आ जाएगी। वो वादा करती है कि जितनी जल्दी हो सकेगी वो आ जाएगी, मगर उसे चेतावनी देती है कि दूसरों पर ज्यादा भरोसा मत करना। असली सुरक्षा चाहिए तो खुद को मजबूत बनाना होगा। हाई ट्यूशन कॉस्ट के बारे में सोचकर जैंग सेल्फ समनर फैसला करता है कि या तो मार्शल आर्ट सीखे या किसी मार्शल आर्ट स्कूल ज्वाइन करे। सिस्टर सी से उसे एक हल देती है, वादा करती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन से उसके लिए स्टाइपेंड मंगाएगी। जब तक वो एक अच्छा स्कूल ढूंढ रहा होता है, जैन शुक्रिया अदा करता है। बाद में जैन देखता है कि सेलेस्टियल फॉक्सेस की तादाद में जबरदस्त कमी आई है। उसका ख्याल है कि पर्ज स्क्वाड अपना काम सही कर रही है। वो ये भी महसूस करता है कि आईसी लेडी उसे अभी तक इतना ट्रस्ट नहीं करती कि अपनी असली पहचान बताए। सिर्फ तब जब उसकी एनालिसिस एबिलिटी अपग्रेड होती है तो उसे उसका फैक्शन दिखता है, जिससे उसका शक पक्का हो जाता है कि वो पर्ज स्क्वाड का हिस्सा है। जैन ये नहीं समझ पाता कि पर्ज स्क्वाड को पर्ल सिटी में सेलेस्टियल फॉक्स इन्फिल्ट्रेशन के बारे में कैसे पता चला, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर है, उन्हें मिटा देना। वो उनके दिए हुए 10,000 पर्ल कॉइन्स के लिए भी शुक्रगुजार है। इसी दौरान जैंग मार्शल आर्ट स्कूल ढूंढने में मसरूफ होता है। एक लड़की उसके पास आती है जो बीस्ट किंग फिस्ट कोर्स बेच रही होती है। वो पूछती है क्या उसे दिलचस्पी है। जांग देखता है कि वो महंगा है और उसे यकीन नहीं कि ये स्टाइल उसके लिए सही है या नहीं। पिंकी उसे यकीन दिलाती है कि ये हर एक पेनी के लायक है, कहती है कि उनके टेक्निक्स पूरी पर्ल सिटी में मशहूर हैं। वो पहले 3 फॉर्म्स दिखाने की ऑफर करती है, एप किंग स्टाइल, जायंट क्रोकोडाइल स्टाइल और फोनिक स्टैलिन स्टाइल। जांग रुचि से देखता है। सेल्फ समनर जल्दी समझ जाता है कि बीस्ट किंग फिस्ट के टेक्निक्स पर्ल फिस्ट से ज्यादा एडवांस्ड हैं, बेहतर फुटवर्क और मूव्स के साथ। ये एक जबरदस्त मार्शल आर्ट स्टाइल है, खासकर एप किंग स्टाइल, जिसका कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं और कई वेरिएशंस हैं। लेकिन वो ये भी महसूस करता है कि पिंकी अभी ज्यादा ट्रेंड नहीं है और सिर्फ टेक्निक के सरफेस तक पहुंची है। पिंकी गिर पड़ती है और जब वो उसे उठाता है 2 बड़े आदमी आ जाते हैं। वो पूछते हैं किसने पिंकी को फ्लायर्स बांटने की इजाजत दी जबकि उस पर बैन लगा हुआ है। उनमें से एक ब्लॉन्ड आदमी बीस्ट किंग फिस्ट को बकवास टेक्निक कहता है और जांग को कहता है कि वो उनके शिंगी मार्शल आर्ट स्कूल ज्वाइन करे। ब्लॉन्डी गुस्सा हो जाता है जब जांग उसे 5 फोल्ड लाइटनिंग नील्स गाई कहता है। वो उसे सही करता है कि उसका नाम लाइटनिंग असॉल्ट है और साबित करने के लिए लड़ने को तैयार हो जाता है। ब्लॉन्डी अभी भी ब्लैकस्मिथ शॉप वाले वाकये से भरा हुआ है और डिम्विट को सबक सिखाना चाहता है। वो जोंग दा और जोंग अर को कहता है कि जांग को नीचा दिखाएं, लेकिन पिंकी उनके सामने आकर उसे बचाती है। 2 गोरिल्ला अपनी पावर अनलीश करते हैं, जिससे पिंकी के शरीर में ठंड दौड़ जाती है। एनालिसिस दिखाता है शोंग एयर ऑफ द शिंग याई मार्शल आर्ट स्कूल लेवल 4 लो टियर अवेकनर। उसकी फ्लैश फोर्टिफिकेशन 70% इंटेलिजेंस सैक्रिफाइस करके 30% फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाती है। शुंग दा के स्टैट्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं। जेम जंग की हैरान है कि कोई आदमी इतनी इंटेलिजेंस स्ट्रेंथ के बदले में छोड़ दे, और जब दोनों गोरिल्ला भाई पावर अप करते हैं तो वो सोचता है क्या ये वाकई एक असली एबिलिटी है। इसी दौरान जनांग वोंग जून को एनालाइज करता है, जो बीस्ट किंग मार्शल स्कूल की राइचस पिंकी है, लेवल 3 अवेकनर जिसके पास 7 स्टार ग्रोथ पोटेंशियल है। उसका गिफ्ट उसे किसी भी स्किल को प्रैक्टिस के जरिए पॉलिश करने और ग्रोथ स्पीड 0 से अप टू 1000% तक बढ़ाने की इजाजत देता है। लेकिन उसका डिलीजेंट ट्रेट उसकी लर्निंग एबिलिटी को 90% तक घटा देता है। जैंग इम्प्रेस होता है, जानता है कि वो एक लेट ब्लूमर है, मगर एक दिन एक जबरदस्त पावर हाउस बनेगी। लेकिन अभी के लिए उसके करंट स्ट्रेंथ के साथ वो मुश्किल में पड़ सकती है, तो वो फ्लायर्स वापस करता है और खुद मामला संभालने का फैसला करता है। 3 अपोनेंट्स के सामने उसके जीतने का कोई चांस नहीं, तो वो खुद आगे बढ़ता है। जनांग एप किंग स्टाइल देखकर पूरी तरह से उत्साहित हो जाता है। दोनों गोरिल्ला उस पर झपटते हैं, लेकिन बीस्ट किंग फिस्ट के पहले 3 फॉर्म से वो उन्हें तुरंत गिरा देता है। ब्लॉन्डी अपनी 5 फोल्ड लाइटनिंग यूज करता है, लेकिन जांग यू से आसानी से रोक लेता है और एक जबरदस्त तीसरा फॉर्म स्ट्राइक उसके ग्रॉइन पर मार देता है।
वो ब्लॉन्डी का मजाक उड़ाता है कि अब उसके 2 आदमी गिर चुके हैं और उसके पास सिर्फ 3-फोल्ड लाइटनिंग बची है। जांग उन बदमाशों को मिट्टी में गिराए छोड़कर फैसला करता है कि बीस्ट किंग मार्शल स्कूल एक दफा विजिट करने लायक जगह है। पिंकी हैरान होती है कि उसने सिर्फ एक बार देखकर एप किंग स्टाइल सीख ली। वो उसे कहती है अगर कभी उसे मुश्किल हो तो वो उसकी मदद करे। जल्दी ताकतवर बनने के लिए उत्साहित पिंकी के 7 स्टार पोटेंशियल को देखकर जैंग सोचता है शायद आगे चलकर उसे उसकी मदद लेनी पड़े। मार्केट में कुछ अर्थ स्लैकर्स अपने होश खो देते हैं जब वो अपने उस्ताद को देखते हैं, जबकि उन्हें लगा था कि वो कुछ दिन बाद आएंगे। वो घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक एप किंग स्टाइल के आधे मूव्स भी मास्टर नहीं किए। कुछ तो बेहोश होने लगते हैं अपने उस्ताद के गुस्से के सोचकर। जैंग को ये देखकर अजीब लगता है कि वो लोग अपने ही इंस्ट्रक्टर से इतने डरते हैं। उसके पास जिम घबरा कर समझाता है कि वो बाय डे है, लेजेंडरी इंस्ट्रक्टर जो अपनी सख्ती के लिए मशहूर है और स्लैकर्स को उनके काम टाइम पर पूरा ना करने पर सजा देता है। जब जांग पूछता है कि क्या पिंकी को कभी सजा मिली है, तो वो फखर से कहती है कि वो यहाँ 1 महीने से है और हर दूसरे दिन सजा मिलती है क्योंकि वो अभी तक बेसिक मूव्स भी सही से नहीं कर सकती। उसका इंस्ट्रक्टर पुराने जनरल की तरह अंदर आता है, बिल्कुल डिसिप्लिन के मूड में। वो फौरन हुक्म देता है कि जो कोई सुस्त दिखा उसे 50 लैप्स दौड़ना होगा और फॉर्म में कोई छल कपट नहीं चलेगी। एनालिसिस से जैंग उसे पहचानता है, बाय डे ऑफ बीस्ट किंग मार्शल स्कूल, लेवल 25 अवेकनर, 1 स्टार ग्रोथ पोटेंशियल के साथ। उसकी एबिलिटी मिमिकिंग हंगर उसे किसी क्रीचर को खाकर उसका फिजिकल फॉर्म टेम्परेरी लेने देती है। वो जितने फॉर्म स्टोर कर सकता है वो उसके लेवल पर डिपेंड करता है और अभी उसके पास 2 हैं, रनिंग वुल्फ और रेजिंग लायन वॉरियर। सेल्फ समनर सोचता है कि ये लेवल 25 का मॉन्स्टर सिस्टर सीसी के बराबर है। अचानक बाय डे जैंग को पहचान लेता है, वही लड़का जिसने कल शिंगी क्लाउन को हरा दिया था, और क्यूरियोसिटी से भर जाता है कि देखे ये लड़का क्या चीज है। जांग मना करता है कि एक न्यूबी को सताने का कोई फायदा नहीं, मगर बाय डे के फ्लेम्स और तेज हो जाते हैं जब वो ये सुनता है कि जैंग ने सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन देखकर एप किंग स्टाइल मास्टर कर ली। एक तेज मुक्का जैंग के चेहरे की तरफ उड़ता है, इतना तेज कि वो उसे मून पर पहुंचा दे, मगर क्रश करने के बजाय बाय डे सिर्फ उसे हल्की सी थपकी देता है, जैसे किसी बिल्ली को। वो जैंग की टैलेंट से मुतासिर होता है और अफसोस करता है कि लड़के ने एक हाफ बेक्ड प्रैक्टिशनर से सीखा, इसीलिए उसका फुटवर्क स्लॉपी है। बाय डे फैसला करता है कि वो खुद उसे असल टेक्निक सिखाएगा और जैंग शुक्रिया के साथ मान जाता है। फिर इंस्ट्रक्टर स्लैकर्स की तरफ मुड़ता है और पनिशमेंट के तौर पर स्पार का हुक्म देता है। जो भी उसके स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरता उसे 500 पुशअप्स और 10 मीटर वेटेड वेस्ट के साथ दौड़ लगानी होगी। सेल्फ समनर सोचता है कि ये कुछ कम नहीं, एक बॉडी एनहांसमेंट अवेकनर के लायक ब्रूटल ट्रेनिंग है। जब पिंकी उससे छूती है तो वो शर्मा जाती है और कहती है कि बाय डे उसे सिर्फ बेसिक्स ही सिखाता है, आगे नहीं। फिर वो शर्माते हुए पूछती है कि क्या जैंग उसे प्राइवेट में ट्रेन करेगा। वो हाँ कहता है और यू से आयरन सोल ब्लैकस्मिथ शॉप के बाद स्पारिंग के लिए बुलाता है। फिर जैंग नोट करता है कि उसका डिलिजेंट विल उसकी लर्निंग एबिलिटी 90% तक घटा देती है, जो उसके गिफ्ट को किसी भी टीचर के लिए एक नाइटमेयर बना देती है, और शायद इसीलिए बाय डे उससे ज्यादा सब्र नहीं करता। कुछ दिन बाद आयरन सोल ब्लैकस्मिथ शॉप में जैंग जिम को मेहनत से ट्रेन करता है, एप किंग स्टाइल को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़कर, ताकि वो बेहतर सीख सके। वो थोड़ा सुधार दिखाती है लेकिन अब भी प्रैक्टिस के बीच गिर जाती है। उसकी मुश्किल देखकर सेल्फ समनर मानता है कि बीस्ट किंग फिस्ट के अंदर वाकई गहराई है, और लगातार ट्रेनिंग के कुछ दिन बाद वो महसूस करता है कि उसका खुद का लेवल भी बढ़ रहा है। इसी दौरान सिस्टर चो चांग अपने छोटे भाई को देखने आती है, जिम को ट्रेनिंग पर छोड़कर। वो बताती है कि म्यूटेटेड बीस्ट्स अब कम मिल रहे हैं, इसीलिए उन्हें नॉर्थ के फॉरेस्ट्स में और अंदर तक जाना पड़ा, जहां उनका सामना स्टॉर्म वुल्फ्स के एक झुंड से हुआ।
उसने अपना अर्थ बरोइंग शवल इस्तेमाल करके टीम को छुपा दिया जब तक वो वुल्व्स वाइल्ड मैन के एक ग्रुप पर टूट पड़े। इसी दौरान उसने एक रेयर विंड जेम हासिल की, एक अनकॉमन ट्रेजर जो एलिमेंटल एनर्जी स्टोर करता है और मेंटल कमांड से विंड ब्लेड्स, स्टॉर्म्स और ऐसे अटैक्स रिलीज कर सकता है। वो उस विंड जेम को जैंग को देती है और कहती है, अक्सर ऐसे जेम्स नहीं मिलते जो एक दुबला पतला लड़का भी ब्लेड्स और स्टॉर्म्स बुला सके। सेल्फ समनर के आसपास हवा का जादू घूमता है और उसके जहन में एक आवाज गूंजती है जो कहती है कि किसी के बड़े भाई से कहना कि इसे उतारना मत और हाथ छोड़ देना। अचानक जैंग एक आवाज सुनता है, फैन फैमिली सेबर स्टाइल फर्स्ट फॉर्म स्वॉर्ड ची स्वीपिंग क्रॉस। फिर परिंदों के गीत, जेड ग्रीन पहाड़ियों पर मोहब्बत की एक सिम्फनी। उसके बाद एक ठंडी अंधेरी आवाज सुनाई देती है, यूरर्शी मर गया है और आज मैं 2 कर्स्ड इंसानों को निगल जाऊंगा। जब वो अपना स्टेटस चेक करता है, जैंग पिंग का लेवल 4 दिखाता है, आयरन सोल ब्लैकस्मिथ शॉप का लड़का 4 स्टार्स के साथ। उसके लेवल 4 बोनस से एक नई एबिलिटी अनलॉक होती है, विस्पर्स ऑफ द विंड, जो आसपास के 10 माइल के दायरे में किसी भी इंसान के इंटेंस इमोशंस को एम्पलीफाई कर देती है बिना उसके कंट्रोल के। जैंग समझता है कि कॉन्ट्रैक्ट जेम डिले से काम करता है। फिर एक आवाज उलू से बात करती है, 2 इंसान दुकान में हैं, वोंग जिमिन और एक लड़का। शायद यही वही है जिसने एकेडमिक डॉर्म्स में उनकी हाइनेस को गुस्सा दिलाया था। उस पल जैंग समझ जाता है कि ये सेलेस्टियल फॉक्सेस हैं और वो हिल जाता है जब समझता है कि वो दोनों उलू और जिमिन का शिकार करने आए हैं। दूसरी तरफ बाथरूम में सीसी शावर ले रही होती है जब उसका वॉर्म जेम गर्म होने लगता है, वार्निंग देता है कि जंग पिंग गंभीर खतरे में है। तभी जैंग परेशान होने लगता है कि सिस्टर सीसी अब तक नहीं पहुंची और उसे सुनाई देता है कि दोनों नेचुरल ऑर्डर फॉक्सेस सब्र खो रहे हैं, किसी भी वक्त अटैक करने को तैयार हैं। वो चैंग के कंसर्न का जवाब नहीं देता क्योंकि वो जानता है कि दोनों एनिमीज इंटरमीडिएट रैंक के फॉक्सेस हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल, और वो खुद उनसे नहीं निपट सकता, चाहे चैंग मदद करे भी तो। बिल्कुल कैजुअली वो चैंग से पूछता है कि क्या उसने वापस आने के बाद अंकल लू से मुलाकात की और सजेस्ट करता है कि वो ऊपर जाके उससे मिल ले जब तक वो उनके लिए खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स लेने जाता है। चैंग खुश हो जाती है, कहती है कि उसे उसका खाना दोबारा खाने का इंतजार है और वो विंड जेम भी साथ ले जाती है। इसी दौरान जेम जंकी फैसला करता है कि वोंग जिमिन को बाहर निकाल ले ताकि सिस चैंग और अंकल लू इस खतरे में ना फंस जाएं। स्मिथी के बैकयार्ड में जिम उससे कहती है कि वो उसका पोस्चर चेक करे, मगर वो फौरन उसे पकड़कर साइड में खींचता है, कहता है चुप रहो और पीछे आओ। लेकिन देर हो चुकी होती है, सेलेस्टियल फॉक्सेस पहले ही पहुंच चुके होते हैं। जैंग समझ जाता है कि हालात बहुत खराब होने वाली है। जामन अचानक उन म्यूटेटेड बीस्ट्स को मॉम और डैड कहती है, तो वो उसे रोकता है कि उनके पास मत जाओ, मगर जामन जिद करती है कि सब ठीक है। तब जैंग की एनालिसिस ट्रूथ दिखाता है, एक लेवल 15 इंटरमीडिएट रैंक नेचुरल ऑर्डर फॉक्स जिसके पास कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। दूसरा लेवल 16 का फॉक्स जो उसके पिता होने का नाटक कर रहा है, पूछता है कि उसके पास जो लड़का है वो इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है। वो जैंग का परिचय कराते हुए कहती है कि वो उसका दोस्त है, मार्शल आर्ट स्कूल से। वो ये जाने बगैर कि ये उसके असली माँ बाप नहीं हैं, अचानक एक अंधेरा उन्हें घेर लेता है जब फॉक्सेस उन्हें ख़त्म करने के लिए झपट पड़ते हैं। जैंग पिंकी को कहता है कि उससे मजबूती से पकड़ लो, जबकि वो अपने माँ बाप को अजीब तरीके से बर्ताव करते हुए देखकर हिला जाती है। उसका प्लान बिखर जाता है क्योंकि बीस्ट्स हमला करते हैं और उन्हें गिरने पर मजबूर कर देते हैं। जिम डरावनी हालत में पूछती है कि उसके पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब जैंग उसे सच बताता है कि वो म्यूटेटेड बीस्ट्स हैं। म्यूटेटेड बीस्ट समझ जाते हैं कि जैंग उनकी असलियत देख सकता है और फैसला करते हैं कि उसे मारना होगा। नकली पिता का हमला जैंग को डिफेंसिव पोजीशन पर डाल देता है। हर बार बचना पहले से मुश्किल होता जाता है। उनके लेवल का फर्क साफ नजर आता है। माँ बीस्ट वोंग जिम पर हमला करती है जो अभी भी शॉक से बाहर नहीं आई। जैंग को कोना में धकेल दिया जाता है। तभी सिस्टर सीसी की आवाज धूम मचाती है, उसे कहती है कि हटो, और एक बर्फ का धमाका बीस्ट के पीठ पर लगता है। उसकी ताकत पूरे एरिया में फैल जाती है जब वो उन्हें खत्म करने की तैयारी करती है।
जेम के बेचैन रहम के पुकार बेअसर रहते हैं। जब सब खत्म होता है वो आंसुओं में टूट जाती है, अपने माँ बाप के लाशों को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती। जैंग बार बार कहता है कि वो नेचुरल ऑर्डर फॉक्सेस हैं जो उसके माँ बाप की स्किन पहने हुए हैं, पर जिम यकीन नहीं करती। जेम जंकी सीसी से पूछता है कि बीस्ट्स अपने असली रूप में वापस क्यों नहीं आ रहे। वो समझाती है कि शायद एक किंग रैंक फॉक्स शहर में मौजूद है जो उनके इल्यूजन टैलेंट को इतना एम्पलीफाई कर रहा है कि लो लेवल बीस्ट्स भी हाई रैंक अवेकनर्स को बेवकूफ़ बना सकते हैं। वो ये भी बताती है कि जो बीस्ट्स उन्होंने शहर के बाहर मारे थे वो इसलिए रिवर्ट हुए क्योंकि इफेक्ट वहां तक नहीं था। ये बात जैंग के जहन में एक ख्याल पैदा करती है कि शायद वो ही उनकी असली सूरत दिखाने की आखिरी उम्मीद है। वो जिम की तरफ मुड़ता है और सच बताता है कि इन म्यूटेटेड बीस्ट्स ने उसके माँ बाप को मारा और उनके रूप लिए। उसकी बात सुनकर जिम की आंखों में आंसू भर जाते हैं। उनके हाईनेस को खबर मिलती है कि सिर्फ एक हफ्ते में उनके 9 लोग मर गए हैं और उन्हें महसूस होता है कि इंसान शायद उनके इल्यूजन्स का जवाब ढूंढ चुके हैं। एक म्यूटेटेड फॉक्स कहता है कि शहर पर जबरदस्ती कब्जा कर लो और सबको मार डालो, जबकि दूसरा घबराता है कि अगर सब खत्म कर दिया तो खाना कहां से मिलेगा। नकली लुओ उन्हें चुप कराता है, याद दिलाता है कि इंसानों का सफाया कर देना रिसोर्सेज बर्बाद करने जैसा होगा। उनका सबसे बड़ा मकसद उन लोगों को ढूंढकर खत्म करना है जो छुपकर बैठ गए हैं। वो वाइस मेयर से सलाह मांगती है जो मशवरा देता है कि दूसरी प्रजातियों को शहर में घुसने दो ताकि अफरा तफरी मच जाए। जितना झुंड कम होगा उतना ही आसान होगा ताकतवर लोगों को खत्म करना। हर हाईनेस पूछती है कि वाइस मेयर इतना यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि ताकतवर लोग अब भी शहर में हैं। वो समझाता है कि सिटी गार्ड और इन्वेस्टिगेशन टीम के अलावा एक तीसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी है। जब से सिटी लॉर्ड को किंग ने जख्मी किया और वो भाग गया, उसे शक है कि वो आदमी इसी ग्रुप के अंदर छुपा हुआ है, कमजोरी दिखाने का मौका देख रहा है। बाकी फॉक्सेस भी दूसरी प्रजातियों को लाने के आइडिया से सहमत होते हैं और कुछ तो नए स्वाद के लिए उत्सुक भी हो जाते हैं। हर हाईनेस वाइस मेयर को चेतावनी देती है कि उसने अभी उनका आभार कमाया है, लेकिन अगर हद पड़ी तो उसका अंजाम बुरा होगा। किंग अब भी सो रहा है और वो हुआंग जामिंग को उसकी औकात याद दिलाना चाहती है। हुआंग जामिंग कसम खाता है कि उसने अपनी जिंदगी पर्ल सिटी के नाम की है और उसका पतन पुराने सिटी लॉर्ड की कमजोरी की वजह से हुआ। उसका मानना है कि शहर हमेशा ताकतवरों का होना चाहिए। इसी दौरान जिम अपने माँ बाप के अवशेष उठाती है, अफसोस से भरी हुई कि उसने पहले क्यों नहीं समझा। सीसी सर्दी से कहती है कि वो कुछ भी नहीं बदल सकती थी और जेन आंसुओं में टूट जाती है, खुद को दोष देती है कि वो कमजोर थी, कि उसने बेसिक्स तक नहीं सीखे और चाहती है कि काश वो मर जाती। जैन उसे अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है। वो बताता है कि उसने भी किसी अपने को खो दिया था जिसे सेलेस्टियल फॉक्स इम्पोस्टर्स ने सिटी गार्ड में मार दिया था। अब भी उसका ख्याल उसे सताता है और वो सोचता है कि अगर उसने उसे रोका होता तो शायद बच जाती, पर अंदर से जानता है कि कुछ नहीं बदलता। जिम अपना सपना बताती है कि वो सिटी गार्ड ज्वाइन करना चाहती है और इस रास्ते पर हर हाल में चलेगी। जो उसके माँ बाप के साथ हुआ वो उसकी गलती नहीं थी, लेकिन अब वो दोनों मिलकर एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे और इतने मजबूत बनेंगे कि अपने प्यारों की हिफाजत कर सकें। उनके माँ बाप अगर ऊपर से देख रहे होते तो फख्र महसूस करते। जिम को ये अल्फाज चाहिए थे। वो जेनांग का शुक्रिया करती है और कसम खाती है कि शहर के हर मॉन्स्टर को मिटा देगी। तभी जैंग खून थूक देता है और जिम घबरा जाती है कि उसके जख्म बहुत गहरे हैं। जेम जंकी अपने जिस्म को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिकता। जब वो होश में आता है, सीसी और जिम सुकून महसूस करते हैं। सीसी उसे कहती है कि हिलना मत वरना जख्म खुल जाएगा, जबकि पिंकी ऐलान करती है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो मजबूत बनेगी और सेलेस्टियल फॉक्सेस का सफाया करेगी। उसका ये इरादा जैंग को सुकून देता है और वो उस पर भरोसा करता है। सीसी फैसला करती है कि जामिन का घर अब महफूज नहीं रहा, इसलिए उसे यहाँ रहना चाहिए।
तभी जैंग एक फुसाहट सुनता है कि किंग अब भी सो रहा है और हुआंग जामिंग को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। वो आवाज को पहचान जाता है, लू शियू की। वो फौरन सीसी के साथ ये लीड शेयर करता है। बाद में सेल्फ समनर ये राज खोलता है कि हुआंग जामिंग पर्ल सिटी का वाइस मेयर सेलेस्टियल फॉक्सेस का गुलाम बन चुका है और अपनी कौम से गद्दारी कर रहा है। आईसी लेडी उनके किंग के बारे में जान लेती है, जिसका कुदरती इल्यूजन इतना ताकतवर है कि एपेक्स लेवल अवेकनर्स भी धोखा खा जाते हैं। वो फैसला करती है कि जब किंग कमजोर है, यही वक्त है पलटवार करने का। वो सेल्फ समनर को हुक्म देती है कि शहर में छुपे मॉन्स्टर्स को ढूंढकर खत्म करे और वो बिना झिझक ये जिम्मेदारी कबूल कर लेता है। इस दौरान एक बूढ़ा आदमी भूख की शिकायत करता है, पर चू इत्मीनान से कहता है कि सेल्फ समनर जल्दी ही सामान लेकर लौटेगा। पर्ज स्क्वाड बेस पर मैनी शिकायत करती है कि पहले उसे सीक्रेट चेंबर एक्टिवेट करने पर मजबूर किया गया और अब सेलेस्टियल कर्टन पर। कहती है कि सीसी को सच में हुक्म चलाना पसंद है। चैन लुई उसकी बातों को नजरअंदाज करता है, जबकि शूजी चुपचाप उसे कॉफी देता है, कहता है कि इसमें वक्त लगेगा। कुछ देर बाद शूजी सोलर चार्ज चैनल करता है। मैनी ब्लैक कर्टन बन रही होती है और लुई वाई रोशनी और साये को मिलाकर एक डिस्टॉर्शन बनाता है, जिससे पूरे शहर में कर्टन फैल जाता है। काफी वक्त तक मिलकर काम करने के बाद पर्ज स्क्वाड फैसला करती है कि जैंग को अपने कुछ राज बताएं। पर्ल सिटी की सबसे राजदार ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उनका मिशन है शहर को हर खतरे से बचाना और हर बुराई को मिटा देना। शहर के छुपे हुए हथियार के रूप में वो अक्सर कोवर्ट मिशंस करते हैं, एक खास यूनिट के साथ जिसे बैरियर टीम कहा जाता है। सिस्टर सीसी के मुताबिक इस टीम में 3 मेंबर्स हैं। मैनी उनका लीडर ब्लैक कर्टन की पावर रखता है, वही डार्क रूम स्पेस जहां जांग कभी गई थी, जो उसकी ही करनी थी। अगला है जी जाए, जिसके पास सोलर चार्ज है, एक जिंदा पावर बैंक जो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और अपनी टीम को फुल स्ट्रेंथ पर लड़ने के लिए एनर्जी देता है। फिर है लुई, लाइट और शैडो डिस्टॉर्शन की मास्टर, जो दोनों को बेंड करके खुद या किसी और चीज को पूरी तरह से गायब कर सकती है। मैनी के साथ मिलकर ये ट्रियो इल्यूजरी लाइट सेलेस्टियल कर्टन बनाता है, एक पॉकेट डायमेंशन जो किसी भी नॉन किंग लेवल एनिमी को अंदर ट्रैप कर देता है। उस दुनिया में वो टेरेन को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, जिससे बैरियर टीम का अल्टीमेट वेपन सेलेस्टियल फॉक्स की इल्यूजन्स के खिलाफ एक डेडली काउंटर बन जाता है। 2 फॉक्स औरतें सड़क पर चल रही होती हैं जब एक यूए से कहती है कि कोई ह्यूमन कैप्चर करो, पर वो मना कर देती है। कहती है कि शहर पहले ही टेंस है और पूछती है कि क्या यूएई को कुछ अजीब लग रहा है। यही कुछ देर सोचती है, फिर कहती है हाँ, अजीब है कि सब ह्यूमंस अचानक गायब हो गए हैं। उसी पल आसमान से एक गोल्डन बीम नीचे गिरती है। अटैक करने वाला परेशान होता है कि उसने एक ही स्ट्राइक में काम खत्म नहीं किया। यही तुरंत समझ जाती है कि ये वही है जो पर्ल सिटी में उनकी जात का शिकार कर रहा है, और उसे चेतावनी देती है कि जब उनके रीइंफोर्समेंट्स आएंगे तो उसे पछताना पड़ेगा। गोल्डन बॉय उससे कहता है कि बुला लो। जांग की इंटेल के मुताबिक जिन्बो लेवल 32 पर है, जबकि दोनों फॉक्सेस मुश्किल से लेवल 25 तक हैं। उसके लिए तो ये कोई लड़ाई ही नहीं। और यही जिम्बो पर चढ़ जाती है, श्योर कि ये बस एक ओवर कॉन्फिडेंट बेवकूफ है। पर गोल्डन बॉय सीधा टकराता है। उसका एक स्ट्राइक जिम्बो के स्लीव को फाड़ देता है, जिसे उसने ब्लॉक करने की कोशिश की थी, जिससे यही और गुस्सा हो जाती है। वो शॉक होती है कि उनके जैसे दूसरे लोग भी इस जैसे आदमी से हार गए। वो दोबारा चार्ज करती है, पर गोल्डन बॉय का गोल्डन पंच उसे उड़ा देता है। जवाब मिल गया। वायर गुस्से में जिम्बो पर हमला करती है, पर वो उसका हाथ बीच में पकड़ लेता है। वो मजाक उड़ाता है कि उसकी पावर सिर्फ छुपकर अटैक करने में काम करती है, सामने से नहीं। उसकी टाइट पकड़ से वो चीख उठती है और यही उसकी मदद को दौड़ता है, पर जिम्बो उसे उयर को उछालकर सीधा यही पर मार देता है। दोनों एक तरफ जा गिरते हैं। फाइनल ब्लो के लिए जिम्बो हवा में उछलता है और दोनों पर एक जोरदार किक मारकर जमीन में दबा देता है। हार कर भी वो समझ नहीं पाते कि अपने जैसे दूसरों की प्रेजेंस क्यों महसूस नहीं कर पाए, और उन्हें पता ही नहीं चला कि वो ट्रैप में आ गए थे। जिम्बो रुकता नहीं, एक और स्ट्राइक छोड़ देता है जो एरिया को गोल्डन थंडर में उड़ा देता है। ऊपर से जांग सीसे के साथ सब देखता है। सीसे कहती है कि जिम्बो की स्ट्रेंथ कॉम्बैट डिवीजन के लीडर के लायक है। जांग बस हंसता है, कहता है उसका आउटफिट तो सुपर सयन जैसा लग रहा है।
रियल वर्ल्ड में शिबाई लियू सिशान को रिपोर्ट करता है कि म्यूटेटेड बीस्ट्स शहर के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई उन्हें भड़का रहा हो। अगर वो वॉल्स तोड़कर घुस गए तो इल्यूजरी लाइट सेलेस्टियल कर्टन ओवरलोड हो सकता है। सीसे एक फील्ड असेसमेंट का ऑर्डर देती है और श्वाई सजेस्ट करता है कि जेनान को साथ ले चलो। ये उसके लिए अच्छा कॉम्बैट ट्रेनिंग होगा और उसके मार्क्ड फॉक्सेस ऑलरेडी कॉम्बैट टीम के रडार पर हैं। सेल्फ समनर सोचता है कि क्या इसका लिंक स्टॉर्म वुल्फ से है जिनके साथ सिस्टर चांग मिली थी। सीसे फिर उसे कहती है कि शहर के बाहर मदद करे और यकीन दिलाती है कि ब्लैकस्मिथ शॉप पर उसके लोग गार्ड करेंगे। जब वो पूछता है, वो कहती है कि वो अभी उनके बॉस से कॉल पर थी, जिससे जेनांग मिशन के बाद मिलेगा। शहर के बाहर जाते वक्त जेम जंकी कहता है कि काफी अरसे बाद वो वॉल्स के बाहर जा रहा है और अजीब पौधों के बारे में पूछता है। सीसे उसे तुरंत रोक देती है, बस उसके बाद एक प्लांट फायर करता है, लगभग उससे टकरा जाता। वो समझाती है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ग्रास है, बहुत डेंजरस और कोरोसिव और अभी फ्रूटिंग सीजन में है। जब पॉड्स पक जाते हैं वो फायरवर्क्स की तरह एक्सप्लोड करते हैं और सीड्स हर तरफ उड़ा देते हैं, तो उसे संभाल कर चलना होगा। वो बताती है कि एक खास म्यूटेटेड बीस्ट इस ग्रास पर फीड करता है और वो उसका पहला अपोनेंट होगा। आईसी लेडी म्यूटेंट बीस्ट रायट स्काउट करने चली जाती है और उसे वार्निंग देती है कि ज्यादा दूर मत भटकना।